हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे दादा भाई नारोजी की। दादा भाई नारोजी के बारे में हम बात करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, इनका जो जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1804 सितंबर 1825 में। 4 सितंबर 1825 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। इनका जन्म बम्बई में हुआ था 4 सितंबर 1825 को। इसके अलावा बात करते हैं इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम मनिकबाई था। मनिकबाई, मनिकबाई इनकी माता का नाम था। और पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम पलन था। पलन, जो क्या थे? पारसी पुरोहित थे। जो पारसी पुरोहित थे, पुरोहित, पारसी पंडित थे। जब दादा भाई 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे, तो क्या था? इनके पिता की क्या हुई? मृत्यु हुई। पिता की मृत्यु। दादा भाई नारोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। बम्बई में हुआ था। इनकी माता का नाम मनिकबाई, पिता का नाम पलन, जो एक पारसी पुरोहित थे। और 4 वर्ष के थे जब दादा भाई नारोजी, तो इनके पिता की क्या हुई? मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा बात करते हैं इनके विवाह की। विवाह, तो इनका विवाह हुआ था 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में जब ये 11 वर्ष के थे तो इनका क्या विवाह हुआ था? और किसके साथ हुआ था? गुलबाई। गुलबाई इनकी पत्नी का नाम है। गुलबाई से विवाह हुआ। से विवाह, 11 वर्ष की आयु थी तब गुलबाई से इनका विवाह हुआ था। और इनकी क्या थी? 3 संतान हुई। 3 संतान। 3 संतान में से एक बेटा और 2 बेटियां, 2 बेटी। तो इनकी 3 संतान थी, एक बेटा था, 2 बेटी थी। इनका विवाह 11 वर्ष की आयु में हुआ था और गुलबाई से हुआ था। गुलबाई इनकी पत्नी का नाम था। 3 संतान हुई इनकी, एक बेटा और 2 बेटी। तो ये था बेसिक इनके जो पारिवारिक जीवन के बारे में, कि जन्म हुआ 4 सितंबर को। माता का नाम मनिकबाई, पिता का नाम पलन, जो पारसी पुरोहित थे। विवाह हुआ 11 वर्ष की आयु में गुलबाई से। गुलबाई इनकी पत्नी का नाम था। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा, तो शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो बाल गंगाधर शास्त्री प्रोफेसर थे। बाल गंगाधर शास्त्री, बाल गंगाधर शास्त्री, बाल गंगाधर शास्त्री जो एक प्रोफेसर थे। इनके सहयोग से, इनके प्रयासों से एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट, एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। प्रोफेसर बाल गंगाधर शास्त्री के प्रयासों से इन्होंने एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। इसके अलावा हायर एजुकेशन, हायर यानी उच्चतर शिक्षा के लिए व वकालत के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए। तो ये हायर एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा के लिए और वकालत के लिए ये इंग्लैंड गए थे। तो इनकी शिक्षा थी। प्रोफेसर बाल गंगाधर शास्त्री के प्रयासों से एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। फिर ये हायर एजुकेशन और वकालत के लिए इंग्लैंड गए थे। उसके बाद बात करते हैं इनकी पुस्तकों की। पुस्तकें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन कौन सी थी? पहली पुस्तक थी भारत में गरीबी। भारत में गरीबी पहली पुस्तक थी इनकी, भारत में गरीबी। ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। और दूसरी पुस्तक का नाम है गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, और गैर
ब्रिटिश शासन। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, ये दो पुस्तकें थी दादा भाई नारोजी की और बहुत ही प्रसिद्ध थी और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्र गुफ्तार एक समाचार पत्र का भी संपादन किया था। राष्ट्र गुफ्तार समाचार पत्र का संपादन किया था राष्ट्र गुफ्तार था, जिसका नाम ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्र गुफ्तार समाचार पत्र किसका था? तो दादा भाई नारोजी ने राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्र का संपादन किया था। उनकी दो पुस्तकें थी, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। इसके बाद अब बात करते हैं इनकी राजनीतिक जीवन। तो 1852 में क्या किया था? बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी 1852 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य बम्बई एसोसिएशन की स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों को लोगों को राजनीतिक चेतना पैदा करना, लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करना। लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करना क्या था? इसका उद्देश्य था। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1852 में। 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसमें क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के समक्ष, ब्रिटिश संसद या सरकार के समक्ष लोगों की समस्याओं को रखा गया। समस्याओं को रखा गया। जो लोगों की समस्याएं थी उनको ब्रिटिश संसद के सामने रखा गया और एक मांग पत्र भी पेश किया था और काफी अंग्रेजों ने इसका समर्थन किया। तो 1825 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई। मुख्य उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करना और ब्रिटिश संसद के समक्ष लोगों की समस्याओं को रखा और साथ ही एक मांग पत्र पेश किया जिसका काफी सारे लोगों ने समर्थन भी किया था। इसके बाद बात करते हैं इनका व्यवसाय की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि दादा भाई क्या करते थे? जो एल्फिस्टन स्कूल में इन्होंने क्या काम किया था? हेड नेटिव असिस्टेंट के पद पर कार्य किया। दूसरा क्या किया था कि दादा भाई नारोजी ने 2 वर्ष बाद ये क्या बन गए थे? इनका प्रमोशन हुआ तो क्या हुए? गणित के टीचर, गणित व दर्शन शास्त्र के अध्यापक। इसके अलावा ये क्या थे? दीवान, जो बड़ौदा रियासत
बड़ौदा रियासत में दीवान के पद पर भी कार्य किया। बड़ौदा रियासत में दीवान के पद पर कार्य किया। दादा भाई नौरोजी एल्फिस्टन स्कूल में हेड नेटिव असिस्टेंट के पद पर कार्य किया। 2 वर्ष बाद गणित और दर्शन शास्त्र के अध्यापक बन गए थे, 2 वर्ष बाद। और फिर उन्होंने क्या किया, बड़ौदा रियासत में दीवान के रूप में कार्य किया। और एक कंपनी थी द कामा एंड कंपनी। इनकी साझेदारी होने के कारण इन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया, कामा एंड कंपनी छोड़ दी। जब इन दोनों की साझेदारी होगी तो छोड़ दी, कामा एंड कंपनी छोड़ दी इन्होंने। तो इन्होंने ये व्यवसाय किए थे, ये बहुत सारे कार्य किए थे। इसके अलावा 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। और फिर ये 1875 में क्या किया इन्होंने, बम्बई बड़ौदा रियासत के दीवान की नौकरी छोड़ दी। दीवान की नौकरी छोड़ दी और बम्बई आ गए, बम्बई आए। और उसके बाद क्या किया, आगे देखते हैं। तो वो रियासत से उन्होंने दीवान की नौकरी छोड़ दी 1875 में और बम्बई आ गए। बम्बई आते ही इन्होंने क्या किया, नगर पालिका का चुनाव लड़ा। नगर पालिका का चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त हुई। इसके बाद 1885 को इन्होंने क्या किया था, बम्बई विधान परिषद का चुनाव लड़ा। बम्बई विधान परिषद का चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त हुई। 1886 में इन्होंने क्या किया था, ये इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन गए और वहाँ पर उदारवादियों के सहयोग से इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। फिर 1887 में उदारवादी दल के उम्मीदवार बनकर इन्होंने चुनाव लड़ा और 3 वोटों के अंतर से ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। मतलब अगले साल जब 1887 को उन्होंने चुनाव लड़ा तब ये क्या थे, विजयी प्राप्त की थी इन्होंने अपने चुनाव में। इसके अलावा बात करते हैं 1895 की। 1895 में इन्होंने क्या किया था कि खर्च संबंधी रॉयल कमीशन के सदस्य बने। खर्च संबंधी रॉयल कमीशन के सदस्य बने 1895 में। एग्जाम में पूछा जाता है कि खर्च संबंधी रॉयल कमीशन के सदस्य कब बने थे, 1895 में। या फिर खर्च संबंधी के सदस्य कौन बने थे, तो वो बने थे दादा भाई नारोजी। इसके बाद 1896 में भी क्या किया था इन्होंने, भारतीय संसद समिति के सदस्य बने। और 1899 में क्या किया कि ब्रिटिश समिति के सदस्य
1899 में ब्रिटिश समिति के सदस्य बने। 1896 में भारतीय संसद समिति के सदस्य बने। 1895 में खत संबंधी रॉयल कमीशन के सदस्य बने। 1886 में इंग्लैंड गए थे, वहां पर चुनाव लड़ा उदारवादियों के सहयोग से, लेकिन हार गए। फिर 1887 में चुनाव लड़ा उदारवादी दल के उम्मीदवार के रूप में और वहां से चुनाव जीते। 1885 में बम्बई विधान परिषद का चुनाव लड़ा और जीत प्राप्त की। इसके अलावा 1852 में बम्बई एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने उदारवादी दल के नेता थे। कांग्रेस में उदारवादी दल के नेता थे और इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। कौन कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1897 में और 1906 में। ये 3 कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी 1886 में, 1897 में और 1906 में, क्योंकि दादा भाई जो नौरोजी थे वो उदारवादी दल के नेता थे। कांग्रेस में उदारवादी दल के नेता थे। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी 1886, 1897 और 1906। इसके अलावा इनको भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने धन की निकासी का क्या दिया था? सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी कारण इनको आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक किसको माना जाता है? भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक दादा भाई नौरोजी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। और सिद्धांत दिया था तब इन्होंने कहा था कि किस प्रकार अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, कि भारतीयों का आर्थिक शोषण किस प्रकार कर रहे हैं अंग्रेज, कि सस्ती वस्तु खरीद कर और महंगे दामों में अपने देश में बेच देते थे। तो इस प्रकार आर्थिक शोषण हो रहा था। दादा भाई नौरोजी ने फिर धन की निकासी का सिद्धांत दिया और प्रति व्यक्ति आय बताई 20 रुपए। इन्होंने ही बताई थी प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए। 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताई थी। इसके अलावा 1916 में इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। क्या किया था? लंदन में इंडियन सोसाइटी और एक और थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कि 1916 में लंदन में इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने क्या किया था? इसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अलावा इनको क्या कहा जाता है? भारतीय राजनीति का पितामह। भारतीय राजनीति का पितामह। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय राजनीति का पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। अगर बात करें तो इनकी मृत्यु 92 वर्ष की उम्र में 1917 को हुई।
92 वर्ष की उम्र में 1917 को इनकी मृत्यु हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1916 में क्या किया था? लंदन में इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और प्रति व्यक्ति आय किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। कितने बताया था? 20 रुपए। ये थे इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी से संबंधित। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।